बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, पाक बहारत कशीदगी अरूज पर पहुंच गई है। गुज़िश्ता रात बहारत का LOC अबूर करने के दावे के बाद आज हमें सियासी, अस्करी और अपोजिशन जमातें एक पेज पर नज़र आए हैं, जबकि DGISPR ने एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि भारत हमारी जवाब का इंतज़ार करे। भारत के ये जंगी जुनून खित्ते के मामलात को किस तरफ लेके जाता है, इसके अलावा और भी अहम टॉपिक्स हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, भारत के हमले के दावे के बाद आज सारा दिन हमने देखा कि सियासी और अस्करी क़यादत जो थे वो मुत्तहिद थे। इन दिनों इजलास भी हो रहे हैं रोज़ाना की बुनियादों पर। क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान सियासी और सिफारती सतह पर इस मामले को कैसे जवाब देगा? देखें, ये एक मेरा ख्याल है, अब मेरी हो सकता है राय से बहुत से नाजरीन और बहुत से जो जोमा हैं, अकाबरीन हैं, वो इत्तेफाक ना करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा हमें ये मोदी साहब के ट्रैप में आना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा। ये मेरा ज़ाती ख्याल है। देखें, एक इंतहा पसंद सोच रखने वाला शख्स है और उसने जो है वो इलेक्शंस में जाना है। 48 दिन उसके इलेक्शन में रह गए। ठीक है। अच्छा, अब वो जो पुलवामा का अटैक हुआ उसके बाद हमारे यहाँ आप देखें कि वली अहद सऊदी अरब के तशरीफ लाए, उसके बाद हमने बात पूरी की, उसके बाद तो वो सारा कुछ होता रहा। हमने एक बहुत ही आराम सुकून के साथ, जितना वहाँ शोरो होगा हो रहा था, धमकियां, ये वो हमला कर देंगे, ये कर वो किया। एक अहमकाना हरकत आज उन्होंने की है सुबह। अच्छा, अहमकाना हरकत उन्होंने ये बताने के लिए की है कि अच्छा, एक अहमकाना हरकत है लेकिन खतरनाक हरकत है, लेकिन ना इंतहा दुनिया को इस वक्त ये बताने की जरूरत है कि इंतहा पसंदों के हाथ में न्यूक्लियर हथियार लग गए हैं। असल जो बात है ना वो ये है कि इंतहा पसंद मोदी साहब के हाथ में न्यूक्लियर हथियार लग गए, जो एक महबूतुल आवाज आदमी कुछ भी कर सकता है जी। अब मसला ये है कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना था। वो वहां से उनके जहाज एंटर हुए। एंटर होने के बाद मेरे लिए जो असल सवाल जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो बात उन्होंने नहीं की कि वो सिविलियंस को निशाना बनाने जा रहे थे। कौन से सिविलियंस को, उनका असल टारगेट क्या था, ताकि वो उनको दिखाते और शो करते कि ये इंतहा पसंद हमने मार दिए। 250, 300, 350, 400, पता नहीं कितना नंबर वो बता रहा है, इंडिया का मीडिया या उनके लोग बता रहे हैं। तो वो जो है वो एंटर होते, दो खतरनाक बातें इसमें हैं। एक तो ये कि वो एंटर हुए LOC से उसके बाद वो आगे आए और ये एक्ट ऑफ वॉर है, ठीक है। अब इस पे LOC को क्रॉस करना एक्ट ऑफ वॉर होता है, या इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करना एक्ट ऑफ वॉर होता है। ये एक जैसे होता है ना, हर दफा मुख्तलिफ किस्म की दुनिया में जैसे आइन है हमारा, अब आइन के अंदर बहुत सारी चीजें नहीं होती, पहली दफा निकल के सामने आ जाए। अब जैसे मिसाल तो कुलभूषण यादव को पकड़ लिया, अब ये बहस चल रही है कि कुलभूषण यादव को काउंसलर की रसाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पहली दफा होती हैं। मैंने मुख्तलिफ लोगों से पूछा कि क्या ये एक्ट ऑफ वॉर है, क्या जंग का ऐलान है, क्योंकि LOC जो है वो तो मुतनाज़े है, लेकिन मुतनाज़े है LOC, तो उसको क्रॉस करना, वहां तो रोज झड़पें होती रहती हैं, उधर से बॉम्बिंग होती है, इधर से बॉम्बिंग होती है, ये होता है। तो LOC को, लेकिन जहाज क्रॉस करके आगे आ गए और आगे आने के बाद वो जो है वो बालाकोट पे उन्होंने वो जो है अपना पेलोड फेंका। अच्छा, पेलोड जो है वो ये होता है कि किसी भी गाड़ी या किसी भी जहाज में गालिबन जो सामान होता है उसको पेलोड कहते हैं, यानी मुसाफिरों समेत, मुसाफिरों को भी पेलोड कहा जाता है। अगर जहाज में या किसी गाड़ी में खाने पीने का सामान है, कार्गो है, उसमें ज्यादा पेट्रोल रखा हुआ है अगर, तो वो भी पेलोड है। अब वो उन्होंने पेलोड जो है वो क्या था, वो 4 बॉम्ब्स गालिबन उन्होंने गिराए, जो कि DGISPR ने बात किया। 4 बॉम्ब्स उन्होंने गिराए जो कि आबादी पे नहीं गिरे और गड़े वड़े गिर गए, लेकिन वो गालिबन फटे, क्योंकि वहां पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने धमाकों की आवाजें सुनी। अच्छा, अब तो इसका मतलब है कि वो किसी ना किसी जगह को टारगेट करने आ रहे थे। जो पेलोड उन्होंने गिराया, क्या सारा पेलोड गिरा दिया या कोई और भी था उनके पास पेलोड, जो ये बात अभी सवालिया निशान है। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि कहां तक
जा सकता है इंडिया, और अगर वो आगे आ जाते और आगे आके फर्ज करें सिविलियंस को अटैक करते, पेलोड तो गिरा दिया ना उन्होंने, उनको घेर लिया, जैसे डीजी एसपीआर कह रहे हैं जहाजों ने घेर के उनको भगा दिया। फर्ज करें जहाज ना गिरते तो कहां तक आते, और ये जो पेलोड है ये क्या शहर पे अटैक होता, क्या होता, और क्या उनका हदफ क्या था। तो इसलिए ये एक्ट ऑफ वॉर है गालिबन, ठीक है, और एक संगीन उनकी तरफ से, इसको मैं जहरीत नहीं कहूंगा, एक ऐलान जंग या तबले जंग बजाने से कहते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि वो जल्दी से गालिबन आए, और बहुत से पूछ रहे हैं कि जहाज को गिरा क्यों नहीं दिया। जहाज को गिरा इसलिए नहीं दिया कि वो 2-3 मिनट के अंदर वो पलटे और पलट के निकल गए, वरना इतना सारा पेलोड वो ला रहे थे तो वो 21 मिनट। अच्छा, कोई दुनिया का आदमी मानने को तैयार नहीं। अभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा है, न्यूयॉर्क टाइम्स की जो हेड अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने अपलोड किया है, उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि ये वाजे नहीं, पाकिस्तान पे अटैक किया लेकिन वाजे नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है ये बिल्कुल वाजे नहीं है कि जी कोई उसमें कैजुअलिटीज हुई हैं, कोई जख्मी हुआ है, कोई किसी इंसान की जान गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये 250-300 बंदे अगर मरे होते बकौल इंडियन मीडिया के, तो इस वक्त पता नहीं दुनिया में क्या हालत होती है। दिखाएंगे सर, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने अभी जो लिखा है इसको बड़ा कर दीजिएगा प्लीज। हाँ, अच्छा, न्यूयॉर्क टाइम्स से कह रहा है कि उनको इल्म नहीं है, यानी ये थोड़ी देर पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके ऊपर अपना ओपिनियन दी है। अच्छा, ये जो रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं, अब बात सारी ये है कि इसमें पाकिस्तान को इस ट्रैप में नहीं आना। जो ट्रैप है वो ये है, देखें वो थक गए हैं। एक होती है ना जो स्ट्रेटेजी, नॉन इंगेजमेंट स्ट्रेटेजी पाकिस्तान को, ये मेरी जाती राय में नॉन इंगेजमेंट स्ट्रेटेजी ये है जो मैं हमेशा बात करता हूं और मैं उसको बताता हूं। वो मोहम्मद अली जो मोहम्मद अली जो बॉक्सिंग करते थे, तो उनकी नॉन इंगेजमेंट स्ट्रेटेजी रहती थी, यानी सामने वाले को थकाते जाओ। अच्छा, वो आदमी ये समझे वाकई कि मैं मैच जीत रहा हूं। वो मोहम्मद अली के सामने जो बॉक्सर होता था वो हकीकतन समझता था कि मैं इसको मार रहा हूं, और ये जख्मी हो रहा है, और वो नहीं होता था मोहम्मद अली जख्मी, तो और ज्यादा गुस्से में आता था। ये वो सूरत हाल है जो मोदी साहब की बन चुकी है। अच्छा, अब मोदी साहब को आप खेलने दें, नाचने दें, फुदकने दें पूरे ग्राउंड के अंदर, मोदी साहब मैंने मारा है, आप रिएक्ट ना करें, आप कोई आगे से रिएक्ट ना करें, ठीक है। देखने में लोग उस पूरे मैच के अंदर, जब ये मैच चल रहा होता था मोहम्मद अली का, तो अक्सरियत ये समझ रही होती थी कि मोहम्मद अली पिट रहा है, ठीक है ना। लोग अगर इस वक्त ये समझ रहे हैं कि मोदी जीत रहा है, तो लोगों को समझने दें। सारे लोग जो है ना वो चीख रहे होते थे अली अली अली, पूरे जो रिंग के आसपास बैठे हुए लोग, उनका होता था कि मोहम्मद अली को घूंसे पड़ रहे हैं। लेकिन मोहम्मद अली जो है वो इंतजार कर रहा होता था कि वो आदमी थके, उसके जिस्म से ज्यादा उसके जहन पे काबू पाया जाए, और वो जहनी तौर पे ये समझने लग जाए कि मैं जीत रहा हूं, और आप उसको चलाने दें, घूंसे हवा में घूंसे चलाने दें, ठीक है ना। हमने ये कर लिया, हमने पानी रोक दिया पाकिस्तान का, हमने ये देखो ऐसे कर लिया, ये देखो अफगानिस्तान हमने लिखा, ये घूंसा वो घूंसा हवा में कर रहे थे, और आप उसके जहन में ये बात बिठाते रहे कि तुम ही जीत रहे हो ना, तुम घूंसे मार रहे हो। और जहां पर मोहम्मद अली को मौका मिलता था, वो सामने वाला और गुस्से में आता जाता था कि यार ये भी नहीं घुसा लगा, यार पानी भी नहीं बंद कर सका मैं, यार मैं ये भी नहीं कर सका, मैं ये भी नहीं कर सका, मैं तन्हा भी नहीं कर सका, मैं ये वो करते फिर ऐसी जगह आ जाती थी कि जहां मोहम्मद अली एक फाइनल घुसा मारता था और सामने वाले को वो नॉकआउट करता था। तो आपको मोदी साहब के स्ट्रैप में नहीं, देखिए मोदी साहब ने वहां पर इंडिया में उनके एक तहरीक चल रही है जो उनके कश्मीर को उनसे अलग कर चुकी है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये वहां के खुद लोग कह रहे हैं, ये उनके अपने रहनुमा कह रहे हैं कि कश्मीर अमलन अलग हो चुका है और कश्मीर पे काबू नहीं रहा। अच्छा, जो दिल्ली सरकार का, उनकी अकलियतें, उनकी तकसीम जो मैंने पहले बात की थी, हिंदू मुस्लिम, हिंदू ईसाई, हिंदू सिख, हिंदुओं के अंदर अपनी, फिर उनके अंदर आजादी की तहरीक के मुख्तलिफ मामला, मोदी साहब ने जो है वो काम कर दिया है जो भारत का कोई बड़े से बड़ा दुश्मन 70 सालों में नहीं कर सका। वो मोदी साहब वो नफरतों के बीज बो चुके हैं। अब मसला यह है कि वो मोदी साहब चूंकि दाएं पथराव हो रहा है, वहां पे गोलियां चल रही हैं कश्मीर में, वहां पर वो, अब इसमें आपने उनके ट्रैप में नहीं आना, आपने ओवर रिएक्ट नहीं करना, यानी आपने जो है नॉन एंगेजमेंट मोहम्मद अली की तरह आपने मोदी साहब को घुसे हवा में, फजाई घुसे जो है ना उनको चलाने दिया,
ठीक है। हाँ, ये बात जो उन्होंने आज की है, ये बौखलाहट में की है, ये बौखलाहट में उन्होंने की है, और मैं इस बात को मानने पे तैयार नहीं हूं कि ये काम करने से पहले उन्होंने दुनिया की चंद बड़ी कुवतों को ऑन बोर्ड ना लिया हो, ठीक है, या ऑन बोर्ड लिया और या ये बताया हो कि हम इससे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके सेक्रेटरी खारिजा जब तशरीफ लाए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, उनके सेक्रेटरी खारिजा, देखिए जो उड़ी अटैक हुआ था ना, उसमें और इसमें क्या फर्क है कि उस वक्त उनके डीजीएमओ आए थे जी, उनके जो अस्करी तर्जुमान है वो आए थे, लेकिन आज उनके सफारतकार आए हैं और सवालों का जवाब दिए बगैर उठ के चले गए हैं। उन्होंने कहा मैं सिर्फ स्टेटमेंट देना चाह रहा हूं और ये स्टेटमेंट है और ऐसे और ऐसे ऐसे, खुदा हाफिज करके वो निकल गए। वो सारा मीडिया उनसे बोले बात तो बताएं, उससे ज्यादा कहानियां तो उनका मीडिया सुना चुका था उससे पहले। तो वो आए और उठ के वो पड़क करके गायब हो गए, ठीक है जी। अब मसला ये है कि और उसके बाद वो ढोल इस बात पे नहीं पीट रहे कि हमने क्या की, ढोल वो इस बात पे नहीं पीट रहे कि हमने 250-300 बंदा वहां पे नहीं, इसको तो दुनिया नहीं मान रही। 250-300 बंदा पाकिस्तान के अंदर किसी जगह पर उनका निशाना बन जाता तो ये तो पूरी दुनिया से हथेली होती जी। वो इस बात को नहीं मान रहा, कोई नहीं मान रहा, न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं मान रहा, कोई नहीं मान रहा कि पाकिस्तान के अंदर कोई एक शख्स भी जख्मी हुआ है या कोई एक शख्स जहां बक हुआ है या यहाँ पे कोई कैंप था, यहाँ पे कोई इमारत थी, नहीं। असल बात जो है वो ये है कि वो जो हमारे लिए जिसके लिए पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होगी कल या परसों या 2-4 दिनों में पाकिस्तान किस तरह बतौर रियासत किस तरह सामने आता है, वो ये है कि उनकी अंदर हिम्मत कैसे हुई जहाज लाने की। 1999 में भी कारगिल के दौरान भी वो जहाज अंदर नहीं लाए थे, तो जहाज अंदर ला के और अंदर फिर उसके बाद वो ठीक है उनको एयरफोर्स ने घेरा, वो भागे वापस, लेकिन सवाल ये है कि हिम्मत कैसे हुई, और अगर एक दफा हो गई तो दोबारा भी हो सकती है, क्योंकि अगर आपने उनको जवाब नहीं दिया तो फिर वो दोबारा करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे। तो ये तो ड्रामेबाजी, सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ये तो बिल्डिंग पे अटैक कर दिया, जैश ए मोहम्मद के पता नहीं कितना कौन सा बड़ा कैंप था वहां पे, मसूद अजहर के बहनोई थे और ये था और वो था, और ये तो इसको छोड़ दें ड्रामे को। असल बात यह है कि वो आए और आके गए, ये चीज दोबारा, ये अगर एक्ट ऑफ वॉर की डेफिनेशन में आता है तो फिर इस एक्ट ऑफ वॉर का उनको जवाब देना जरूरी है। और डीजीआईएसपीआर जो है उन्होंने बात बिल्कुल सही की कि हैरान कर देने वाला होगा और अचानक होगा और जरूर होगा। अभी ज़ाहिर बताएंगे तो नहीं ना, अभी यहाँ पे बताएंगे तो मतलब वो तो अजीब सी बात हो जाएगी, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि उन्होंने जंग छेड़ी है। अच्छा, अब इस पूरी सूरत हाल में ये बात ध्यान में रखें कि ये तो हो गया कि कौम यकीनन इकट्ठी है। आज पार्लियामेंट के अंदर खुशी शाह साहब ने बात की, आज पार्लियामेंट के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की। ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो वजीर दिफा भी रहे हैं और वजीर खारजा भी रहे हैं, और हिना रब्बानी खर साहबा ने बात की, बाकी लोगों ने सबने बात की, और उसके बाद उन्होंने ये मुतालबा किया, दो बातें अपोजिशन ने कही आज। एक तो ये कि ओआईसी के इजलास का बाइकआउट कर दिया जाए, जो कि जिसमें सुषमा स्वराज जी को बुलाया गया है, और जो 1 और 2 मार्च को अबू धाबी में हो रहा है। अच्छा, अब मुझे इस बात पे मुझे नहीं पता कि ये पुलवामा वाकये के बाद उनको बुलाया है या उससे पहले बुलाया गया था। मैंने कुछ लोगों से पूछा कि सुषमा स्वराज को पहले बुलाया था या बाद में बुलाया है, बहरहाल देखते हैं, लेकिन ऑपोजिशन ने कहा कि उसको बाइकआउट करें आप जी, लेकिन उस इजलास में अब ना जाए, पाकिस्तान ना जाए। अच्छा, और दूसरी जो बात है वो ये है कि इजलास पार्लियामेंट का कल नहीं परसों होगा गालिबन जी, परसों बुलाया गया गालिबन। पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है वो परसों बुलाया गया है, मुश्तरका इजलास, और वो मुश्तरका इजलास में भी करारदाद ही मंजूर होगी ना। देखिए ना, करारदाद मुजम्मती करारदाद मंजूर होगी वो, और आज पहली दफा इस पार्लियामेंट की कुछ थोड़ी बहुत रेलेवेंस इसलिए नजर आई थी, गालम गलूच नहीं हुई, पहली दफा गालम गलूच नहीं हुई और पार्लियामेंट ने करारदाद मंजूर की। पार्लियामेंट ने बड़ा अच्छा किया, करारदाद मंजूर कर ली, एक थोड़ी सी रेलेवेंस नजर आई। वैसे करारदाद मंजूर ना भी करती तो क्या करना था, मतलब मंजूरी करनी थी ना करारदाद। असल तो जिन्होंने लड़ना है उन्होंने लड़ना है, वो कौम ने लड़ना है, और अच्छा है मेरे सियासी लीडर भी जगह। लेकिन बात आ रही है कि परसों पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा, उसमें भी सब कुछ यही होगा। कल जो है असल जो बात है वो ये है कि नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास है। अच्छा, अब नेशनल कमांड अथॉरिटी जो है ना, वो उसमें आपकी वजीर आजम, वजीर खारजा गालिबन, वजीर दिफा और अस्करी क़यादत तमाम, आर्मी चीफ, चेयरमैन ज्वाइंट, एयर चीफ, नेवल चीफ, वो सारे, और उसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक कमांड
जो कि न्यूक्लियर वेपन्स या जो स्ट्राइक वो स्ट्रेटेजिक कमांड जो है वो भी उसकी भी अंदर मौजूद है। और नेशनल कमांड अथॉरिटी पाकिस्तान में सबसे बड़ा फोरम है जहां पे फैसले किए जाते हैं हालत जंग में। ठीक है। अच्छा, अब उस नेशनल कमांड अथॉरिटी के इजलास का मतलब ये है कि पाकिस्तान बिल्कुल, वो कहते हैं ना, नो नॉनसेंस मूड में इस वक्त किसी किस्म का। उनका ख्याल ये है कि वो आए आके घूम घाम के जहाज उनका चला गया, वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, दोबारा इलेक्शन जीतना है, फलां जीतना है। और इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि उनके सेक्रेटरी जो आए आज, फॉरेन सेक्रेटरी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत मोहतात थे। आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, वो आए, उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हम इसके बाद अब कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि ये जो अटैक हुआ था पुलवामा वाला, इसका हमने जवाब दे दिया है और अब हम इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, ये मतलब ये हमारी तरफ से बस अब खत्म। इतनी बात ही वो करके चले गए। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब आया वो बड़ा सख्त और बड़ा वाज़ेह था कि अब हमारी बारी, अब इसको यहां खत्म ना समझें, आप यहां खत्म ना समझें कि वो मोदी साहब उसके बाद जो है वो ढोल डमका शुरू हो गया और ये शुरू हो गया और वो शुरू हो गया। आप इसके बाद मामलात को यहां खत्म ना समझें। हम सफारती महाज पे, अस्करी महाज पे, बाकी तमाम फोरम्स के ऊपर, और मेरा ख्याल है कि देखिए बहुत सी दुनिया में जो ताकतें हैं वो भी पाकिस्तान और इंडिया और कश्मीर के मामले पे इधर भी खड़े हैं तो इधर भी खड़े हैं। तो मेरा ख्याल है वो बुश वाला वाकया पाकिस्तान को भी कह देना चाहिए कई मुल्कों के साथ। मैं कहता कलामी के आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, आप हमारे साथ, ओआईसी की बरादर मुस्लिम ममालिक को भी पाकिस्तान एक दफा कह दे कि आइदर यू आर विद कश्मीरीज और विद अस और अगेंस्ट अस। जी डॉक्टर साहब, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत मुतहरिक नजर आए हैं इस तमाम तर मामले को। क्या ये कोई मुस्बत इसका कोई रिएक्शन आएगा पूरी दुनिया से अगर देखा जाए? मुतारिक तो होना था, ये तो उनको क्यों मुतारिक क्यों नहीं होंगे, वजीर खारजा तो मुतारिक नजर आना था उनको। देखिए बात सारी है कि ये एक दिन का काम नहीं है सफारतकारी। ये नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या बात कर दी या उससे पहले जो वजीर खारजा थे। ये पाकिस्तान का एक तवील और मुद्दती आपको अपनी सफारतकारी ठीक करनी है, ठीक है। और सफारतकारी इसलिए ठीक करनी है क्योंकि दुनिया को आपने आज ये बताना है, यकीन दिलाना है। लेकिन आज DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें एक और बात भी उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि जी हम, ये शाम हो गई, उन्होंने कहा कि शाम हो गई और मौसम भी ठीक नहीं, वरना हम आपको लेके जाते उस जगह पर जहां पर ये सारे जर्नलिस्टों को और सियासतदानों को, और उन्होंने कहा कि इंडिया से भी आना चाहते हैं तो आके देख के चले जाएं, उनके मीडिया के लोग भी आके देखे। वो बड़े कॉन्फिडेंट थे, वो बड़ा, यानी वो बहुत सुकून थे। उन्होंने कहा कि आके देख लें। ये कैसे मुमकिन है कि वहां पे कोई जनाजे नहीं है, कोई लाशें नहीं है, कोई चीज नहीं, इतना बड़ा वाकया आप करके 21 मिनट रहते तो सही ना, ठीक है, 2-3 मिनट में भाग गए। बात सारी ये है कि अब यहां काम शुरू होता है सफारतकारी का। यानी देखिए अस्करी तो, देखिए जंग में ये 2 न्यूक्लियर रियासतों के दरमियान जंग कोई मजाक नहीं है, पूरी दुनिया के लिए कोई मजाक नहीं है। और जो आज मैं अंदाज देख रहा था आसिफ गफूर साहब का भी या शाह महमूद कुरैशी साहब का भी, या जो पार्लियामेंट के अंदर जब खुर्शीद शाह साहब बात कर रहे थे या ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे थे, ख्वाजा आसिफ साहब आपके वजीर खारजा रहे हैं, हिना रब्बानी साहब खर साहिबा की मैंने गुफ्तगू सुनी, बाकी शख्सियात की, फखर इमाम साहब को इतना जज्बाती मैंने आज तक नहीं देखा। बात यह है कि वो जब ये शख्सियात इस तरह की बातें कर रहे हैं, और जाहिर है गमो गुस्सा है और ये है कि बदला लो। अच्छा, अब मसला ये है कि वहां पर तो बदला लो तो चल रहा है ना, वो तो हर दूसरे दिन बदला लो और बदला लो, एक ही बात चलती है और फिर खत्म हो जाती है, फिर चलती है। ये पाकिस्तान में बदला लो वाली बात इस तरह होती नहीं है। पाकिस्तान बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी एहतियात के साथ बात करता है कि हम बदला लेंगे, अपने वक्त पे लेंगे, कैसे। अब इस पूरी सूरत हाल में मेरा ख्याल है जो आपका अमन का मामला था ना, कि हम अमन चाहते हैं खित्ते में, हम खित्ते में अमन चाहते हैं, हम जरा दिफाई भी रहे हैं। और उसमें वजह यह है कि हम डिफेंस पे इसलिए रहे हैं कि हमारे बहुत सारे मामला दुनिया में खराब रहे हैं, हमारे खराब रहे हैं। ये देखें ना, जो इंतहा पसंदी है, जो पाकिस्तान का इमेज बाहर दुनिया में गया है, जो उसके बाद मामला खराब तो रहे हैं। अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी की सोच नहीं रही माजी में, पाकिस्तान में वो जहादी फैक्टर नहीं रहा, पाकिस्तान में उस तरह के, और उन्हीं के अंदर पे दुश्मनों ने अपने लोग घुसाए, तो ये रहा है। मसला ये है कि सफारतकारी, ठीक है ना, सफारतकारी इतनी आपकी बेहतरीन होनी चाहिए और तवील मुद्दत ही होनी चाहिए बेहतर।
तो उसमें अभी मेरा ये ख्याल है कि एक तो ये जो आपकी बात थी ना कि अमन, पाकिस्तान अमन चाह रहा है, पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाह रहा है, वहां पे अभी भी डायलॉग हो रहा है अमन का। वो एक नया स्यापा पड़ गया है, वो जवाद जरीफ साहब रिजाइन कर गए हैं, सदर रूहानी साहब के लिए बहुत बड़ा धचका है। वो ईरान के वजीर खारजा, बड़े जबरदस्त वजीर खारजा, उस दिन रिजाइन कर गए जब बशारुल असद पहली मरतबा 2011 के बाद ईरान आए हैं, और ईरान आके उन्होंने मुलाकात की है सदर रूहानी से और आयतुल्लाह खामेनी से मुलाकात की। उन मुलाकातों में जवाद जरीफ नहीं थे, ईरान के वजीर खारजा, उन्होंने रिजाइन कर दिया। ये सदर रूहानी के लिए बहुत बड़ा धचका है। सदर रूहानी के लिए अपनी हुकूमत उनकी हिल रही है कि उनका वजीर खारजा रिजाइन कर गया, इस्तीफा उन्होंने कबूल नहीं किया। लेकिन वहां के हालात ईरान के भी बड़े जो है वो पेचीदा हैं। अब मामला ये कि आपने जो अमन की बात, अमन, हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं, हम खित्ते में अमन 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 करते करते आप ऐसी जगह पर आ गए हैं गालिबन कि मोदी साहब ने कहा कि यार ये तो अमन की फाख्ता ही है, ये उकाब उकाब नहीं है। उन्होंने आके ये बीच में जो है ना एक चालाकी की है जी। और चालाकी इसमें अल्लाह का शुक्र है कि ना तो कोई इंसानी जान गई, ना ही कोई जहाज गिरा उनका, ये भी अच्छा हुआ। देखिए ना, एकदम जहाज गिर जाते तो फिर तो जंग पता नहीं किस लेवल पे। लेकिन मसला ये कि अब पहली दफा पाकिस्तान ने कहा है कि हम बदला लेंगे। वो तो बार बार कहते थे कि हम बदला लेंगे बदला लेंगे, पाकिस्तान कहता था नहीं अमन अमन अमन। अब हम बदला लेंगे तो कैसे लेंगे, कहां लेंगे और उसका नतीजा कहां तक जा सकता है। डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेते हैं। चाइना ने कहा है कि दोनों मुल्क तामुल से काम लें, अमेरिका ने कहा है, मॉस्को चुप है, आप जरा रोक लें, तो कैसे लेंगे, कहां लेंगे, ये पहली दफा पाकिस्तान ठीक है डॉक्टर साहब, इसी पर बात करेंगे। लेकिन नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आप ब्रेक से पहले पाक भारत कशीदगी के हवाले से जिक्र कर रहे थे। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि दो बातें। एक तो बात ये है कि जंग आगे यानी मजीद तलखियां बढ़ने जा रही हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि हम बदला लेंगे। अच्छा, और हैरान कुन सरप्राइज होगा हमारी तरफ से। इंडिया ये कह रहा है कि अगर सरप्राइज होगा तो फिर हमारे पास मुकम्मल तौर पे इस बात की आजादी होगी कि हम पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा जंग का आगाज करें। इस बाकायदा जंग का जो आखिरी लेवल है वो न्यूक्लियर का इस्तेमाल है, न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल है। अच्छा, अब मसला ये है कि क्या जंग पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता है जंग का? पाकिस्तान पहली हालत जंग में है। जी। पाकिस्तान तो पहले ही हालत जंग में है ना, आपके बॉर्डर्स, आपके अंदर बम धमाके, गैर रवायती जंग, माशी तौर पे। आप तो पहले सवाल ये कि क्या भारत मुतहम्मिल हो सकता है? देखिए ना, आपके शहर के अंदर कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, बाकी शहर, हर जगह बम धमाके होते रहे, ठीक है। और क्या भारत मुतहम्मिल है कि उसके शहरों में कोई गड़बड़ शुरू हो जाए? ठीक है। और जहां पर 1 अरब की मार्केट है दुनिया की, क्या भारत मुतहम्मिल हो सकता है? ये अब बड़ा संगीन मामला हो गया है, ठीक है। अच्छा, इसमें दुनिया की ताकतों ने क्या रोल प्ले करना है? पाकिस्तान में जो है वो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो दरमियान में अपने अपने, अभी मेरी काफी सारे लोगों से मुलाकात हुई तो कई शख्सियत जो आज के इजलास में गई थी पार्लियामेंट के, वो अपनी अपनी कहानियां अपने अपने साइडों पे डाल रहे हैं। मतलब मिसाल के तौर पे जो इजलास होगा पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, उस इजलास में उससे पहले एक इन कैमरा ब्रीफिंग होगी। वो इजलास मेरे ख्याल से परसों होगा, कल नहीं होगा, अगर कंफर्म कर लें। जी डॉक्टर साहब, परसों ही होगा। पार्लियामान का जो मुश्तरका इजलास है वो गालिबन परसों होगा। अच्छा, और नेशनल कमांड की मीटिंग गालिबन कल है। अच्छा, तो अगर ये जब भी इजलास होगा उस इजलास में इमरान खान साहब भी तशरीफ लाएंगे, उसमें शहबाज शरीफ साहब भी तशरीफ लाएंगे, और उसमें जरदारी साहब भी होंगे, और बिलावल साहब भी वापस आ रहे हैं बाहर से। अच्छा, अब इन सब सारी तमाम शख्सियात को पहले अस्करी क़यादत और जो फॉरेन ऑफिस है वो इन कैमरा अलग से ब्रीफिंग दी जाएगी इस सूरत हाल पे। अभी तक जो बात कही जा रही है, अभी कल और परसों तक क्या हालात होते हैं, लेकिन उनको एक ब्रीफिंग दी जाएगी और उसके बाद वो इजलास में शरीक होंगे और इजलास के अंदर एक करारदाद जो है वो पास की जाएगी। बात जो है वो ये है कि असल जो काम है वो एक तो सियासतदानों का तो है वो, लेकिन मैं इस पार्लियामेंट को मैं अपनी राय इतनी जल्दी तब्दील नहीं कर सकता। बदकिस्मती से ये पार्लियामेंट इररेलेवेंट है। अब इन्होंने आज एक करारदाद पास कर दी, बहुत अच्छा, बहुत बड़ी मेहरबानी। असल जो मामला है वो है सफारतकारी का
और असल मामला ये है कि आपका दिफाई नौयत का और सफारतकारी, और आपने ये देखना है कि किस किस जगह देखें इस वक्त की सबसे सबसे आम बात यह है कि आपने दुनिया को यह बताना है कि इंतहा पसंदों के हाथ न्यूक्लियर वेपन लग गए हैं। एक हुकूमत जो है इंतहा पसंदों की, इंतहा पसंद हुकूमत, और वहां के खुद लोग चीख रहे हैं कि ये इंतहा पसंद आदमी है, ब्लैक लिस्ट में इसका नाम डाला हुआ था, अमेरिका में घुस नहीं सकता था, गुजरात में देख लें, आप बाकी जो हिंदू हैं उनके साथ देख लें, बाकी ईसाइयों के साथ, सिखों के, उसके हाथ न्यूक्लियर वेपन लग गए और किसी भी मुल्क में किसी भी वक्त कोई कहानी बना के घुस सकता है। अच्छा, अब मसला यह है कि पाकिस्तान अगर इस वक्त देखिए ना, बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमें, और मैं भी नहीं चाहता कि ये बात आगे बढ़े, जंगें कभी मसाइल का हल नहीं होती, लेकिन मसला यह है कि अगर इस नहज पे वो पहुंच जाती हैं कि वो फौज एलओसी को छोड़ दें, अपनी उनके जहाज अंदर एंटर होते हैं और पेलोड होता है। पेलोड का टारगेट क्या था? देखिए ना, पेलोड तो उन्होंने गिरा दिया एक जगह पे 4 बम, लेकिन वो असल में अगर उनको आप चले पाकिस्तान की एयरफोर्स उनको ना रोकती तो वो आगे कहां तक आते? क्या कोई शहर हिट करते? आपका कहां तक? तो बात यह है कि वो उनको जवाब देना जरूरी है, और वो पाकिस्तान ने कह भी दिया, लेकिन उस जवाब को फिर इंडिया किस तरह लेता है, और क्या दुनिया इस वक्त तैयार है कि 2 न्यूक्लियर रियासतों के दरमियान ताकि बढ़े? पाकिस्तान ने बात बड़ी अच्छी की है, जो आज ऑपोजिशन लीडर्स की तरफ से बात हुई ना, ओआईसी का इजलास में आप ना जाए पाकिस्तान जी, और पाकिस्तान अगर नहीं जाता, फर्ज करें पाकिस्तान नहीं जाता इस बात पे, तो ये ठीक है। हमें जो है ना बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना, बहुत इजी ले रही है दुनिया, ऐसा है नहीं जितना मतलब हर वक्त हम जी अमन चाहते हैं। नहीं, आप देखें कुछ बातें आपकी रियासत में इंतहा पसंदी, कुछ मामलात पिछले 10, 15, 20 सालों में रहे हैं, लेकिन अब वो ठीक हो गए हैं, अब वो ठीक हो चुके हैं, और उसमें बहुत बड़ा रोल तो एक तो वो हकीकत में थे बहुत सारा जो दुनिया भर में फैलाने में आपकी बदमाशी का भी रोल था। ये देखें जी यहाँ क्या हो रहा है, ये देखें जी यहाँ क्या हो रहा है, बाहर मजमून छपवा रहे हैं, एनआरओ करवा रहे हैं, फलां कर, ये आपके मुल्क में हुक्मरान कौन से लोग रहे हैं, ये भी तो देखें ना आप। तो बात यह है कि इस वक्त दुनिया को आपने बताना है कि एक मिनट हट जाए यार, अब काफी कुछ हो गया, हमने आपके प्रेशर्स भी ले लिए, हमने आपके ड्रोन अटैक्स भी खा लिए, हमने आपके यहाँ पर ऑपरेशंस भी हो गए, सब कुछ हो गया, सारा कुछ हमारे, इतनी 70,000 हमारी जानें चली गई, सब कुछ हो गया। उसके बावजूद अगर आप ये कर रहे हैं, उसके बावजूद जिसका मुंह आता है वो एक जानवर उठ के आ जाता है और चलता चलाता है, इधर उसका इलेक्शन हो रहा है, वो खेत में घुस के आपके ऊपर निकल जाता है। तो आपने जो है, और इंडिया के लोगों को भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये मामला जो है ये मोदी साहब और इंतहा पसंदाना सोच का है। और पाकिस्तान, अब देखिए ना, अब इसके बाद यानी अगर आप कहते हैं कि जी हम तो अमन की बात ही कर रहे हैं, तो आप तो अमन की बात ही कर रहे थे पिछले 1 हफ्ते से, 10 दिन से आप तो अमन की बात ही कर रहे थे ना उनसे, तो अमन की बात का नतीजा ही निकला कि वो मोदी साहब खड़े होके वो, और अकलमंदी की कि उनके सेक्रेटरी जो हैं, फॉरेन सेक्रेटरी ने ज्यादा बात नहीं की। लेकिन आज मैंने ये देखा कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में भी, और पाकिस्तान के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन जो है, जाहिर है, और वो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि पूरी फौज की तर्जुमानी है, जो बात कर रहे होते हैं DGISPR, वो अपनी जाती हैसियत में नहीं कर रहे होते, वो पूरी, जैसे आप समझे ना कि शाह महमूद कुरैशी हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे हैं, हुकूमत की। हो सकता है शाह महमूद कुरैशी के साथ जो है वो ख्वाजा आसिफ एग्री ना करते हो सकता है दूसरे पार्लियामेंटेरियंस फॉरेन पॉलिसी पे एग्री ना करते हो, लेकिन जब फौज का तर्जुमान आता है तो पूरी फौज की तर्जुमानी कर रहा होता है, ये फर्क है। तो बात यह है कि वो फौज की तर्जुमानी जो है वो करते हुए, जो आसिफ गफूर साहब ने गुफ्तगू की, और मैंने उनको कभी इतना यानी वो नरम मिजाज आदमी है, सख्त अल्फाज में उन्होंने जो बात कहनी थी वो कह गए, और उन्होंने कहा कि हम करेंगे, हम जरूर करेंगे। और ये जो तमाशेबाजी है इंडिया के मीडिया में, और देखें जंग बड़ा एक संजीदा काम है, और बड़ी संजीदा बात है, और ये जंगें आसान नहीं होती, इसमें इंसानी जानें जाती हैं, इसमें बेगुनाह जाते हैं, इसमें फौजी जाते हैं, पुलिस, इसमें मईशत तबाह हो जाती है मुल्कों की। ये इस तरह नहीं होता कि आप हर छठे दिन एक सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने एक पुरानी फिल्म चला दी, यहाँ इस्लामाबाद के अंदर कोई शो हुआ था, उसकी फुटेज चला रहे हैं, मतलब वो एक मजाक तमाशा बनाया हुआ कि वो ऐसे हो गया, हमने बम गिरा दिए, हम खत्म कर देंगे, हम फलां कर देंगे, हम धमाका कर देंगे। उनकी मीडिया को भी कंट्रोल करना चाहिए, उनकी स्टैब्लिशमेंट को, वो उस जगह पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक। देखें, मैं आपको मैंने पहले भी बात की थी कि जो अगर आप बड़े टैंकों से, और बड़े कहते हैं ना कि वो
पाकिस्तान जो है उनको चाहिए कि वो जो है वो जोश से काम ना ले, और हमें चाहिए हम होश से काम लें। ठीक है ना, तो हम तो होश से काम ले रहे हैं, लेकिन वो जो है वो ज्यादा जोश में जज्बाती हो गए, और जज्बात को अब ठंडा वो करने का वक्त भी मेरे ख्याल से गुजर गया है, क्योंकि आज के इस वाकये के बाद ये वाकया करने से पहले उन्हें 10 दफा सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने शायद इजी लिया है बहुत ज्यादा। और पाकिस्तान को भी आगे बढ़ने से पहले ये सोचना होगा, हमें भी देखना होगा कि मामलात कहीं इंडिया को ट्रैप, ऐसा तो ट्रैप नहीं है जिसके नतीजे में हम न्यूक्लियर, मुझसे अगर आप जाती तौर पर पूछे ना, जाती राय, तो वो मैं मोदी को नचाता रहूं मोहम्मद अली की तरह। आप यकीन करें मैं मोहम्मद अली की तरह नचाता रहूं, आखिर में मोदी ठुस हो गए एक घूसा। मसला यह है कि हमें उस ट्रैप में नहीं आना, लेकिन उन्होंने चूंकि इजी ले लिया और बहुत आगे तक आ गए, और उसके नतीजे में हमारा जवाब भी लाजमी है, वरना वो दोबारा करेंगे, फिर सर्जिकल स्ट्राइक तो ड्रामा थी जी। वो वहां से बैठ के भी 1-2 मिसाइल मार सकते थे ना, जो वो कह रहे हैं कैंप था, कैंप में कोई निशाना बनाया, फलाना बनाया, एक मिसाइल वहां से, ये मैं डीजीआई ने भी शायद गालिबन बात की कि वो मिसाइल वहां से चला देते। उनकी जहाजों का जो अंदर आना है, और ये एक्ट ऑफ वॉर है, ये ऐलान जंग है, और इसको अब वो ये कह रहे हैं कि हम इससे आगे कुछ नहीं करेंगे, हमारा काम खत्म हो गया, पाकिस्तान जवाब देगा, फिर हम लड़ाई करेंगे, हमने बदला ले लिया, ये किया वो किया। नहीं, जाने नहीं गई, कोई शख्स यहां पे शहीद या जहां बक नहीं हुआ पाकिस्तान में, लेकिन आपके जहाजों ने पाकिस्तान में आने की गलती कैसे की, और अपना पेलोड जो कि बॉम्ब थे, हथियार थे, मिसाइल, जो वो यहां गिराया आपने। ठीक है, अगर वो किसी वो मकानों पे गिरता, वो आबादी पे गिरता, तो उसके नतीजे में जो शहादतों के जिम्मेदार कौन? तो आप आए खराब नीयत के साथ थे, आप उसको इस्तेमाल करने किसी और जगह पर आए थे, शहरों को निशाना बनाने आए थे, देहातों को। तो अब देखना यह है कि अब दुनिया किस तरह से देखती है इन मामलात को। पाकिस्तान के अंदर शदीद इस पे गुस्सा है, इस बात पे गुस्सा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कि 300 आदमी किसी जगह मौजूद थे, या 350 मौजूद थे, या कोई बिल्डिंग गिरा दी, नहीं, घुसे कैसे, दाखिल कैसे हुए। और बल्कि पाकिस्तान में तो ये भी बात, इस बात की भी हो रही कि जाने क्यों दिया, तो फिर बात ये हुई 2-3 मिनट क्योंकि उन्होंने तेजी के साथ भगाया, और एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाजों ने घेर के उनको भगा दिया, और अब 2-3 मिनट में कोई एक जहाज गिर भी सकता था, उनको नहीं भी गिर सकता था, लेकिन वो सोच समझ के आए होंगे यकीनन कि हमारा जहाज गिराया जा सकता है, या नहीं उनकी ज़हन में होगा कि पाकिस्तान की फौज जहाज गिरा सकती है। वो तेजी के साथ वापस पलट के चले गए, अब वहां ढोल पीटा जा रहा है। तो सफारतकारी जी, साहब एक सवाल यहाँ पे मैं करना चाहूंगी, जो तालिबान का अहम इजलास चल रहा है कतर में, उस पे क्या इस मामले का कोई असर पड़ सकता है? पूरी दुनिया मुतासिर होगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर कशीदगी इससे और बढ़ेगी, कशीदगी बढ़ रही है ना, कशीदगी अगर कशीदगी बढ़ती है बदकिस्मती से, तो फिर उसके बाद एक जगह तक तो महदूद नहीं रहेगी ना, फिर तो पूरा खित्ता लपेट में आएगा, उसकी पूरी दुनिया लपेट में आ सकती है, अल्लाह ना करे। लेकिन बात यह है कि यहां पर अब सवाल यह है कि अब फैसला पाकिस्तान ने करना है, फैसला जो है पाकिस्तान ने करना है, फैसला अब भारत ने नहीं, उन्होंने जो करना था फैसला कर लिया, अब वो ढोल पीट रहे हैं बैठ के, फैसला पाकिस्तान ने करना है। फैसला ये भी पाकिस्तान सफारती सतह पे भी कर सकता है, अस्करी सतह पे करता है, तो किस हद तक करता है, किस हद तक नहीं कर सकता, कोई दूसरी बाहर की ताकतें आके बीच में सुलह सफाई करवाती हैं, रोकती हैं, क्योंकि जंग मसाइल का हल नहीं है। लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि उनको इजाजत दे दी जाए हर रोज के जी पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है, पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है, वो कह रहे हैं नहीं यहाँ दहशतगर्द हैं, या दहशतगर्द हैं, ये हो गया, फला हो गया। मुझे एक चीज का डर है, बस एक बात का डर है, वो अपने जो पाकिस्तान हम कह रहे हैं ना कि हम बदला लेंगे पाकिस्तान, वो अपने यहां कोई दोबारा बड़ी दहशतगर्दी ना करवा दे। मुझे एक बात का डर है, वो फौरी तौर पे अगले चंद दिनों में जितनी देर में हम प्लान करें कि वहां पर हम जवाब लेना है, वो कोई बड़ी दहशतगर्दी का वाकया अपने मुल्क में ना करा दें, अपने किसी लीडर को ही ना मार दें, कोई बड़ा हंगामा ही ना कर दें मुल्क में, और उसका कहेंगे ये देखें पाकिस्तान ने बदला लिया, पाकिस्तान कह रहा था ना बदला। तो इस बात को भी हमें सफारती महाज पे और बाकी महाजों पे बताना जरूरी है कि हम कोई गैर रवायती तरीका, कोई दहशतगर्दी, कोई प्रॉक्सी, ये सब इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिल्कुल ये नहीं कि अपने धमाके शुरू कर दिए, उन्होंने खुद ही फॉल्स फ्लैग शुरू कर दिया, मजीद इधर उधर मुंबई जम्बई दिल्ली वेली में, और कहीं पाकिस्तान करवा रहा है, पाकिस्तान नहीं कह रहा था। शुक्रिया। तो हमें मोहतात रहना है, लेकिन अगले चंद रोज यकीनन अहम है पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में भी और बैरूनी महाज पर भी, और अगर जंग छिड़ गई
तो अल्लाह ना करे, अल्लाह जो कि छिड़ चुकी है, अल्लाह ना करे, मैं नहीं जानता कि फिर इसका इख्तिताम कहाँ होगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाज़त दीजिए जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।